Welcome to the class of corporate accounting. Our topic for today is valuation of shares. To start with हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपको शेयर्स की वैल्यू निकालने की ज़रूरत क्यों है, क्यों आपको शेयर्स की वैल्यूएशन करनी पड़ती है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू डिटरमिन द गिफ्ट ड्यूटी और गिफ्ट टैक्स. देखिए, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को गिफ्ट में शेयर्स देता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा और वो टैक्स आप तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको शेयर्स की वैल्यू का पता है. सेकेंड इज टू असेस एस्टेट और डेथ ड्यूटीज. जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसकी संपत्ति है, अगर उस संपत्ति में शेयर्स भी हैं तो डेथ ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए उन शेयर्स की वैल्यूएशन करने की आवश्यकता पड़ेगी. थर्ड पॉइंट इज टू असेस वेल्थ टैक्स. नाउ वेल्थ टैक्सेस जो आपकी मूवेबल या इमूवेबल चल या अचल संपत्ति है उसके ऊपर हर व्यक्ति को टैक्स पे करना होता है, जिसे आप वेल्थ टैक्स कहते हैं. और अगर आपकी संपत्ति में शेयर्स भी हैं तो आपको शेयर्स की वैल्यूएशन करके उसके ऊपर वेल्थ टैक्स कैलकुलेट करना होगा. फॉर सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनीज. कुछ प्राइवेट कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हैं. देखिए, जिन कंपनीज के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उनकी कंपनीज का प्राइस तो आपको स्टॉक मार्केट से पता चल जाएगा, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हैं और अगर वो अपने शेयर्स को सेल या परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उस केस में भी शेयर्स की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी. In case of amalgamation or reconstruction. Now, amalgamation is what? जब कंपनीज एक दूसरे के साथ amalgamate करती हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ merge हो रही है, then मान लीजिए A लिमिटेड और B लिमिटेड अब amalgamate होकर AB लिमिटेड बना रही हैं, तो उस केस में आपको A लिमिटेड और B लिमिटेड दोनों कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, तभी आप परचेज कंसिडरेशन का अंदाज़ा लगा पाएंगे. एट द टाइम ऑफ प्लेजिंग ऑफ शेयर्स फॉर लोन, आपके पास शेयर्स हैं और उन शेयर्स को आप गिरवी रख के लोन लेना चाहते हैं बैंक से या किसी और व्यक्ति से आप लोन लेना चाहते हैं शेयर्स को गिरवी रख के, तो आपको शेयर्स की वैल्यूएशन करने के बाद ही बैंक ये बता पाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ लोन आपको अदा करना है. असेसिंग कॉम्पनसेशन एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन. एक प्राइवेट कंपनी अगर नेशनलाइज हो रही है तो उस प्राइवेट कंपनी को कितना मुआवजा दिया जाना है ये तभी पता चल पाएगा जब हम उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन करेंगे. एंड द लास्ट पॉइंट इज एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन क्लास टू अनदर. प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना है या फिर इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करना है, उस टाइम पे भी आपको शेयर्स की वैल्यूएशन करने की आवश्यकता पड़ेगी. सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट कॉल फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. देखिए, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसका प्रभाव कंपनी के शेयर्स की वैल्यू पर पड़ता है. सो शेयर्स की वैल्यू पर पहला प्रभाव पड़ता है कंपनी की अर्निंग्स का. कंपनी इस टाइम पे कितना कमा रही है, वो प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है कंपनी. अगर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो ऑब्वियसली जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर लॉसेस अर्न कर रही है तो शेयर्स की वैल्यूएशन डाउन चली जाएगी. सो प्रेजेंट अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, यील्ड और रिटर्न्स फ्रॉम सिमिलर कंपनीज. कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उस इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज कितना रिटर्न जनरेट कर रही है. मान लीजिए बाकी कंपनीज ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न जनरेट कर रही हैं और आपकी कंपनी उन कंपनीज के कंपैरेटिवली जस्ट 10% रिटर्न अर्न कर रही है, तो ऑब्वियसली जो 15% वाली कंपनी है उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होगी शेयर्स की, और आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है शेयर्स की दैट विल बी कंपैरेटिवली लेस. डिविडेंड पॉलिसी. कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है, डिविडेंड ज़्यादा देती है या कम देती है, क्या परसेंटेज है डिविडेंड की, इसका प्रभाव इन्वेस्टर के डिसीजन पर पड़ता है, जिस वजह से जो शेयर्स की वैल्यूएशन है वो अप या डाउन हो सकती है. फाइनेंशियल रेशोज़ फॉर एग्जांपल आपकी जो लिक्विडिटी रेशोज़ हैं, कैश रेशो है, क्विक रेशो है,
डेट इक्विटी रेशो है, इनका प्रभाव भी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू पर पड़ेगा। अगर ये रेशोज फेवरेबल हैं तो शेयर्स की वैल्यू अच्छी होगी, और अगर ये रेशोज अनफेवरेबल हैं तो शेयर्स की वैल्यू डाउन जा सकती है। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का प्रभाव भी शेयर्स की वैल्यूएशन पर पड़ता है। अगर कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अच्छे हैंड्स में है, गुड हैंड्स में है, अच्छा काम कर रही है, तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी आपकी कंपनी के बिजनेस के फेवर में है या फेवर में नहीं है, उसका प्रभाव भी कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन पर पड़ता है। शेयर्स पार्टली पेड अप है या फुली पेड अप है, इसका प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि अगर शेयर्स पार्टली पेड अप होते हैं तो इन्वेस्टर्स उसको बाय करना कुछ खास पसंद नहीं करते, इसलिए पार्टली पेड अप शेयर्स की वैल्यू कंपैरेटिवली डाउन रहती है एज कंपेयर टू फुली पेड अप शेयर्स। डिमांड एंड सप्लाई का प्रभाव भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पर पड़ता है। डिमांड अगर अधिक है और सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, बेचने वाले लोग ज़्यादा हैं और खरीदने वाले लोग कम हैं, तो शेयर्स की वैल्यूएशन डाउन चली जाएगी। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स कितने हैं, कंपनी ने कितने रिजर्व्स इकट्ठे कर रखे हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सरप्लस कितने हैं, इसका प्रभाव भी कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन पर पड़ता है। प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ बोनस और राइट इशू, कंपनी आने वाले समय में कितने बोनस शेयर्स या फिर राइट शेयर्स इशू करने वाली है, इसका प्रभाव भी शेयर्स की वैल्यूएशन पर पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास ए लिमिटेड के शेयर्स हैं और वो कंपनी आने वाले समय में बोनस शेयर्स इशू करने वाली है। मान लीजिए आपके पास 10 शेयर्स हैं, तो 10 शेयर्स के बदले में वो 5 शेयर्स एज बोनस देने वाली है, तो आज की डेट में उसकी कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, इसका प्रभाव भी पड़ता है कंपनी के वैल्यूएशन पर, शेयर्स की वैल्यूएशन पर। कंपटीशन का एक्सटेंट कितना है, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है या कम लेवल ऑफ कंपटीशन है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, आने वाले समय में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहेगा उसके बिजनेस में। अगर अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं तो वैल्यूएशन बढ़ेगी, अगर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं हैं तो वैल्यूएशन डाउन चली जाएगी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, वो इंडस्ट्री आने वाले टाइम में ग्रो करेगी तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन अप जाएगी। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन द कंपनी, गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है कंपनी के ऊपर, इसका प्रभाव भी शेयर्स की वैल्यूएशन पर पड़ता है। कंट्री में पीस एंड सिक्योरिटी की क्या स्थिति है, अगर अच्छी स्थिति है तो शेयर्स की वैल्यूएशन अप जाती है, और अगर कंट्री में पीसफुल एनवायरनमेंट या सिक्योरिटी का माहौल नहीं है तो शेयर्स की वैल्यूएशन डाउन जाती है। कंट्री में पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, उसका प्रभाव भी शेयर्स की वैल्यूएशन पर पड़ता है। अच्छी साउंड पॉलिटिकल कंडीशंस हैं तो शेयर्स की वैल्यूएशन अप जाती है, और अगर पॉलिटिकल कंडीशंस अच्छी नहीं है, डिस्टर्बिंग है, तो शेयर्स की वैल्यूएशन डाउन जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, कि किस तरीके से आप शेयर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उसके कई तरीके हैं, उसके लिए कई मेथड्स हैं आपके पास, जिसमें कि मेनली आपकी 3 मेथड्स हैं, जिसमें द फर्स्ट मेथड इज नेट एसेट्स मेथड, सेकेंड मेथड आपका यील्ड मेथड आता है, एंड थर्ड मेथड इज एवरेज मेथड। यील्ड मेथड आगे फिर से 2 मेथड्स में डिवाइडेड है, डिविडेंड यील्ड मेथड एंड अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो एक एक करके हम इन सब मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सो हेयर इज योर फर्स्ट मेथड, जिसे आप नेट एसेट्स मेथड कहते हैं, और इसके और भी नाम हैं, जैसे कि ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी कहा जाता है इसे, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या फिर एसेट्स वैल्यूएशन मेथड भी कहा जाता है। इसमें आप क्या करते हैं, नेट एसेट्स मेथड में आप एसेट्स की वैल्यूएशन करते हैं। अब एसेट्स को आप मार्केट वैल्यू पर लेते हैं और उसमें से आप लाइबिलिटीज की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास जो रिमेनिंग एसेट्स आते हैं उसे आप नेट एसेट्स कहते हैं। सो हेयर इज द फॉर्मूला,
सबसे पहले आपको नेट एसेट्स कैलकुलेट करने हैं। नेट एसेट्स के लिए आप एसेट्स की सब सारे एसेट्स की, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हैं चाहे वो करंट एसेट्स हैं, सभी एसेट्स की आप वैल्यू ले लेंगे, उनको ऐड कर देंगे और उसमें से आप माइनस कर देंगे आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज में क्या आता है, शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटीज हैं उनको माइनस करके जो बाकी लाइबिलिटीज हैं दे आर आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। आप आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे इंक्लूडिंग द क्लेम्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो आपके पास जो अमाउंट आएगा दैट विल बी योर नेट एसेट्स। एक बार जब आप नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू पर शेयर आ जाएगी और वैल्यू पर शेयर के लिए आप क्या करेंगे, आप जो नेट एसेट्स हैं उसको न्यूमरेटर में लेंगे, उसको आप डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर्स के नंबर के साथ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्टिंग फिगर है दैट विल बी योर वैल्यू पर शेयर। और यही तो आपको चाहिए था, दैट इज व्हाट यू वांटेड टू कैलकुलेट कि इक्विटी शेयर्स की वैल्यू क्या है। यहाँ से आपके पास एक शेयर की वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए, जब आप नेट एसेट्स मेथड से आप शेयर की वैल्यूएशन करना चाहते हैं तो आपके पास नेट एसेट्स का जो अमाउंट है वो करेक्ट आना चाहिए। तो नेट एसेट्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज आप सभी के सारे एसेट्स ले लीजिए। इन एसेट्स में इनटेंजिबल एसेट्स भी आएंगे। इनटेंजिबल एसेट्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स हैं। आप इन सभी एसेट्स की वैल्यू लेंगे इनटेंजिबल एसेट्स की। साथ ही साथ आप टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू भी लेंगे। टेंजिबल एसेट्स क्या है, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब लेंगे। उसके अलावा आप इसमें करंट एसेट्स भी लेंगे, फॉर एग्जाम्पल सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब अमाउंट आप इसमें लेंगे। तो आपके पास टोटल एसेट्स का अमाउंट आएगा। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप एसेट्स ले रहे हैं तो आप एसेट्स को लेंगे उनकी मार्केट वैल्यू पर। ओके, मार्केट वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी। इन केस आपको क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं दी रहती तो बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू है उसी को आप पिक करेंगे और आप मानेंगे कि बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है। एक बार आपके पास एसेट्स का टोटल आ जाता है, आप उसमें से माइनस करते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज, जिसमें कि आप डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स, अदर लाइबिलिटीज ये सब लेंगे। ये माइनस करने के बाद आप इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस डिविडेंड को भी माइनस करेंगे। दैट मीन्स आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम्स को भी माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो आप नेट एसेट्स ले रहे हैं, ये नेट एसेट्स की जो वैल्यू है दैट विल बी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, तो क्योंकि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नेट एसेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो अदर क्लास ऑफ शेयर्स हैं जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन सब की वैल्यू भी आप माइनस करेंगे और जो आपके पास रिजल्टिंग फिगर होगी दैट विल बी योर नेट एसेट्स। तो एक तो ये तरीका है नेट एसेट्स कैलकुलेट करने का। दूसरा मेथड है कि आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ, रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यदि हैं वो ऐड करेंगे और अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उन्हें माइनस करेंगे। साथ ही साथ आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। सो इन दोनों मेथड्स में से जो इम्पॉर्टेंट मेथड है दैट इज दिस वन। हम ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी मेथड को फॉलो करते हुए करेंगे, जिसमें कि आप एसेट्स को ऐड करके लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट एसेट्स आ जाएंगे। ओके, तो देखिए, जब आप नेट एसेट्स मेथड से वैल्यूएशन कर रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है कि आपको जो एसेट्स लेने हैं उनको आपको मार्केट वैल्यू पर लेना है। अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आप बुक वैल्यू भी ले सकते हैं। सेकंड, आपको जो डेटर्स लेने हैं, डेटर्स का जो अमाउंट लेना है वो आपको बैड एंड डाउटफुल डेट्स को कंसिडर करके लेना है। मान लीजिए कि आपने एक व्यक्ति से 50,000 रुपए लेने हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वो 10,000 रुपए पे करने वाला नहीं है, वो सिर्फ आपको 40,000 रुपए पे करेगा। तो आपको जो डेटर्स की वैल्यू लेनी है वो 50,000 नहीं 40,000 लेनी है।
ओके, तो बैड एंड डाउटफुल डेट्स को कंसिडर करते हुए आपने डेटर्स की वैल्यू को लेना है इसमें। थर्ड पॉइंट इज जितने भी इनटैंजिबल एसेट्स हैं जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप छू नहीं सकते, लेकिन वो ज़रूरी है बिजनेस के लिए, ऐसे इनटैंजिबल एसेट्स को भी आपने एसेट्स में ऐड करना है। और इनटैंजिबल एसेट्स में क्या सब आता है? गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब आपके इनटैंजिबल एसेट्स हैं, इनको एसेट्स में ऐड करना नहीं भूलें। नेक्स्ट इज फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जिनको आप एसेट्स कहते तो हैं लेकिन वो एक्चुअली में एसेट्स हैं नहीं। वो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आपको दिखाई देते तो हैं लेकिन वो एक्चुअली में एसेट्स कहलाने के लायक नहीं है। उनको सिर्फ मेयर फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है, उनको एसेट्स कहा जाता है लेकिन एक्चुअली में वो एसेट्स नहीं है। एक्चुअली में वो क्या है? वो कुछ एक्सपेंसेस हैं, वो कुछ खर्चे हैं जिनको हमने एसेट साइड पे ले रखा है, इसीलिए आप इनको फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। तो ध्यान रखिए, जो भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं आप उनको इग्नोर करेंगे, आप उन्हें एसेट्स में ऐड नहीं करेंगे। इनको ध्यान से देखिए, मिसलेनियस एसेट्स या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर शेयर इशू एक्सपेंसेस, इस तरह के कोई भी एक्सपेंसेस अगर आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड पर दिखाई देते हैं तो आप नेट एसेट्स मेथड यूज करते हुए इन एसेट्स को बिल्कुल नजरअंदाज करेंगे, इग्नोर कर देंगे। फाइन, तो इन दोनों बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वैल्यूएशन करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट इज एसेट्स और लाइबिलिटीज। जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे वो एसेट्स रिकॉर्डेड हैं चाहे वो एसेट्स अनरिकॉर्डेड हैं, आपको दोनों को कंसिडर करना है। कभी कभी ऐसा होता है, वैसे तो मोस्टली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं, बट समटाइम्स आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दे रखा होता है कि ये एसेट्स या ये लाइबिलिटीज ऐसी हैं जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं ली गई हैं लेकिन आपने इनकी पेमेंट करनी है, या फिर ये आपके एसेट्स हैं जो कि बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। तो आपको दोनों को लेना है, रिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी लेनी है और जिनको आपने रिकॉर्ड नहीं किया उनको भी आपने एसेट्स में और लाइबिलिटीज में कंसिडर करना है, उनको आपने इग्नोर नहीं करना। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो या फिर प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हो, आपने दोनों को डिडक्ट करना है, किसमें से? लाइबिलिटीज। जब आप लाइबिलिटीज का अमाउंट ले रहे हैं आपने एसेट्स में से इस लाइबिलिटी को भी माइनस करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की लाइबिलिटी को भी आप माइनस करेंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी द नेट एसेट्स जो कि अवेलेबल हैं टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इन बातों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और शेयर्स की वैल्यूएशन करने का एक प्रयास करते हैं। ये देखिए, आपके लिए मैंने इलस्ट्रेशन 1 बनाई है जिसमें कि ये बैलेंस शीट है एक्स लिमिटेड की एज एट 31 मार्च 2023, जिसमें आपके पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स में आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, 20,000 शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, तो 2 लाख के आपके इक्विटी शेयर कैपिटल है। जनरल रिजर्व्स हैं, P&L का बैलेंस है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, ट्रेड पेएबल्स, वर्कमैन सेविंग अकाउंट और ये आपके एसेट्स हैं। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है दैट इज 3 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी इज वर्थ 60,000। 5,000 के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो बैड हैं। ये देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं आपके पास? 80,000। 80,000 में से 5,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स ऐसे हैं जो कि बैड हैं, तो आप ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट कितना लेंगे? 80,000 में से 5,000 माइनस करके, दैट इज आप 75,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स लेंगे। उसके बाद अगर आप गुडविल की बात करें तो देखिए, बैलेंस शीट में आपको गुडविल दे रखी है 40,000, लेकिन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है कि जो गुडविल है उसकी वैल्यू है 70,000, तो ऑब्वियसली आप 70,000 का अमाउंट लेंगे। आपको शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है ऑन नेट एसेट
बेसिस। तो देखिए ये आपका सॉल्यूशन है। लैंड एंड बिल्डिंग आपको बैलेंस शीट में दी है 2,10,000 की, लेकिन आपको मार्केट वैल्यू पर लेना है इसे। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसकी मार्केट वैल्यू गिवन है, तो आपको मार्केट वैल्यू पर लेना है। प्लांट एंड मशीनरी को भी आपने मार्केट वैल्यू पर लेना है। देखिए मैंने जानबूझकर बुक वैल्यू को लिखकर क्रॉस किया है ताकि आपको ये बात ध्यान रहे कि आपको जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो सब की सब मार्केट वैल्यू पर लेनी है। गुडविल का अमाउंट बैलेंस शीट में 40,000 गिवन है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको कहा गया है कि आपको इसको 70,000 पर लेना है, सो वी हैव टेकन इट एट 70,000। इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू है 30,000। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक आपका 60,000 का गिवन है बैलेंस शीट में। ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000 के गिवन है, लेकिन क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास जानकारी दी हुई है कि 5,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स बैड हैं जिनसे आपको कुछ भी रिकवर होने वाला नहीं है, तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट 75,000 आ गया। कैश एट बैंक है 30,000। अब देखिए एसेट साइड पर आपके पास शेयर इशू एक्सपेंसेस गिवन है। इन शेयर इशू एक्सपेंसेस को आप यहाँ पर नहीं लेंगे। याद कीजिए फिक्टिशियस एसेट्स वाला पॉइंट जो हमने पॉइंट टू बी नोटेड में किया था। फिक्टिशियस एसेट्स जो कि नाम के एसेट्स हैं, आप उनको एसेट्स के टोटल में नहीं लेंगे, आप इनको इग्नोर करेंगे। सो नॉट टू बी इंक्लूडेड। तो ये आपका एसेट्स का टोटल आ गया 6,25,000। इसके बाद आप लाइबिलिटीज लेंगे। लाइबिलिटीज में आपके पास एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड गिवन है 15,000। इसे आपने लाइबिलिटीज में इसीलिए लिया है बिकॉज एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड के नाम का पैसा आपने अपने पास रखा हुआ है, ये आपका पैसा नहीं है, ये आपने अपने एम्प्लॉइज को वापस करना है, इसीलिए ये आउटसाइड लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल्स जो आपने किसी की पेमेंट करनी है, मान लीजिए सप्लायर्स हैं या कोई और व्यक्ति है जिसकी आपने पेमेंट करनी है, दे आर ट्रेड पेबल्स, आउटसाइड लायबिलिटी है, माइनस करेंगे। वर्कमैन का सेविंग अकाउंट खोला हुआ है, ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा आपको अपने वर्कमैन को, अपने लेबर को वापस करना है, ये लायबिलिटी है, माइनस करेंगे। टैक्सेशन की आपने प्रोविजन बनाई हुई है, आपने टैक्स की पेमेंट करनी है, ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा सरकार को चला जाएगा टैक्स की फॉर्म में, इसीलिए लायबिलिटी है, इसे आप माइनस करेंगे। ये सब लायबिलिटीज का जो टोटल है दैट इज 1,41,000। तो आप जब एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट एसेट्स आ जाएंगे 4,84,000। अब एक बार आपके पास नेट एसेट्स आ गए तो आप वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आप इन नेट एसेट्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20,000। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं, ना कि अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, आपको अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल नहीं लेना, आपको नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स के साथ आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट निकल के आएगा दैट विल बी वैल्यू पर शेयर। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 24.20 एज पर नेट एसेट्स मेथड। तो देखिए नोट में मैंने लिखा है कि ये जो येलो हाइलाइटेड एरिया है इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, इसका आपने खास ध्यान रखना है जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। अब देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपके पास कुछ स्पेशल केस के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें जो शेयर्स हैं वो फुली पेड अप नहीं होते, पार्टली पेड अप होते हैं। तो जहां पर शेयर्स पार्टली पेड अप है, मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है और उसके ऊपर सिर्फ 8 रुपए पेड अप हैं, तो जो पेड अप पार्टली पेड अप कैपिटल है आपको वही लेनी है। इस केस में आप क्या करेंगे? आप वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट नहीं करते, आप 1 रुपए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आप कैपिटल के 1 रुपए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो किस तरीके से आएगी? आपको नेट एसेट्स लेने हैं, उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स के साथ नहीं। देखिए पिछली स्लाइड में आपने देखा था हमने नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ पर हम नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो आपके पास 1 रुपए की वैल्यू निकल कर आएगी। उस 1 रुपए की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे उस क्लास के पेड अप वैल्यू के साथ, तो आपके पास वैल्यू पर शेयर निकल कर आएगी। देखिए ये आपका फॉर्मूला है, बेटर आपको तभी क्लियर होगा जब आप इसकी एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो आइए डिस्कस करें।
देखिए, ये इलस्ट्रेशन है आपके पास, जिसमें आपके पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें कई क्लासेस हैं, जिसमें कि 10,000 इक्विटी शेयर्स ऐसे हैं जो कि 10 रुपए के हैं और फुली पेड अप हैं। 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के तो हैं, लेकिन पेड अप है सिर्फ 8 रुपए। और 48,000 इक्विटी शेयर्स ऐसे हैं जो कि 5 रुपए के हैं और ये फुली पेड अप हैं। तो ये आपकी टोटल पेड अप कैपिटल है, दैट इज 5 लाख। इसके अलावा आपके पास जनरल रिजर्व है, डीआरआर है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिबेंचर्स हैं, और देखिए आपके पास ये फिक्टिशियस एसेट्स भी हैं जिनको आपने इग्नोर करना होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि जो एसेट्स हैं वो सबके सब बुक वैल्यू पर आपको लेने हैं, और एक लाइबिलिटी ऐसी है 4,000 की जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की गई है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, लेकिन आपको इसे कंसिडर करना है, आपको इसे लाइबिलिटी में लेना है। लास्ट पॉइंट्स टू बी नोटेड में क्या था कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज चाहे रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड, आपको उसे कंसिडर करना है। इसके अलावा डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट है 6 महीने का आउटस्टैंडिंग, ये इंटरेस्ट आपको पे करना होगा, इसीलिए इसे भी आप लाइबिलिटीज में लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं उन्हें आप लाइबिलिटीज में कंसिडर करेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नेट एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपको फिक्स्ड एसेट्स लेने हैं, दैट इज 6,80,000। करंट एसेट्स दे रखे हैं आपको 3,50,000। आपको कुछ फिक्टिशियस एसेट्स भी एसेट साइड पर दिखाई दे रहे थे जिसे आपको इग्नोर करना है। तो आपके पास ये नेट एसेट टोटल एसेट्स का अमाउंट आ गया। लाइबिलिटीज में आपके पास डिबेंचर्स दे रखे हैं 1 लाख के, ट्रेड पेएबल्स हैं, लोगों की पेमेंट करनी है आपने 3,20,000 की। एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है जो कि आपने रिकॉर्ड नहीं की हुई, इसे अब रिकॉर्ड कर लीजिए 4,000। और डिबेंचर होल्डर्स को आपने इंटरेस्ट पे करना है जो कि आपने 6 महीने से पे नहीं किया। तो 1 लाख के डिबेंचर्स हैं, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 6/12 करके। तो इस तरीके से 6,000 डिबेंचर इंटरेस्ट है जो कि आउटस्टैंडिंग है, इसे आपने कंसिडर करना है। ये आपका लाइबिलिटीज का अमाउंट आ गया। एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिए, आपके पास नेट एसेट्स आ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, टोटल, क्योंकि यहाँ पर पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, आप नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड नहीं करेंगे, अदरवाइज हमने क्या करना था, हमने नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 78,000 के साथ डिवाइड करना था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड नहीं करेंगे, आप टोटल पेड अप कैपिटल के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, तो टोटल पेड अप कैपिटल कितनी थी, 5 लाख। तो जब आप 5 लाख के साथ डिवाइड कर दोगे तो 1.20 आ जाएगा। ये आपका 1 रुपए की वैल्यू है, 1 रुपए की वैल्यू है, लेकिन आपको एक शेयर की वैल्यू निकालनी है। तो एक शेयर की वैल्यू अलग अलग क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए अलग अलग निकलेगी। जो आपका फर्स्ट क्लास ऑफ इक्विटी शेयर है जो कि 10 पेड अप है, उसमें 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.20 के साथ, तो एक शेयर की वैल्यू 12 रुपए निकल कर आएगी। जो सेकंड क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स था जहां पर 8 रुपए पेड अप है, वहां पर आप 8 से 1.20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी एक शेयर की। और क्लास 3 ऑफ इक्विटी शेयर्स में 5 रुपए पेड अप हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.20 को, तो आपके पास एक शेयर की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि यहाँ पे कुछ शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल के साथ डिवाइड करना होगा। एक रुपए की वैल्यू निकल कर आएगी और उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे हर कैटेगरी के पेड अप वैल्यू के साथ, तो आपके पास वैल्यू पर शेयर निकल के आएगी। अब एक इलस्ट्रेशन ऐसी भी देखते हैं जहां पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। ये आपकी बैलेंस शीट है और यहाँ पे आपको क्या गिवन है, बैलेंस शीट में भी आपको गुडविल गिवन है 2 लाख, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कहा गया है कि आपको गुडविल को दोबारा से वैल्यू करना होगा। और कैसे वैल्यूएशन करनी है गुडविल की, 2 इयर्स परचेज के साथ आपको कैलकुलेशन करनी है। और एवरेज प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं पिछले 5 साल के।
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टाइम पे आप ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि आप किस तरीके से गुडविल को वैल्यू करते हैं। तो ये आपके पास 5 साल के एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है। अब अगर आप एवरेज वाला मेथड लगाना चाहें तो आपके पास दो तरह की एवरेजेस होती हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो जो वेटेड एवरेज वाला मेथड है वो ज़्यादा बेटर होता है, वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, इसीलिए इस क्वेश्चन में हम वेटेड एवरेज मेथड को यूज़ करके गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले गुडविल की वैल्यू चाहिए। गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इस तरीके से, ये है नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5 और हर साल का प्रॉफिट गिवन है, फर्स्ट ईयर का 1 लाख, सेकेंड ईयर का 1,20,000, इस तरीके से 5 साल का प्रॉफिट गिवन है। जो सबसे पुराना साल होता है उसको आप सबसे कम वेट देते हैं और जो सबसे लेटेस्ट ईयर होता है उसको आप सबसे हाईएस्ट वेट देते हैं। तो इस तरीके से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये वेट्स लिए हैं और वेट्स का टोटल कर लिया है। प्रोडक्ट में आप प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लाख को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1,20,000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1,40,000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। इन प्रोडक्ट्स का आप टोटल कर लेंगे जो कि आया 25 लाख। उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से आएगा, जब आप इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे वेट्स के साथ। तो 25 लाख को आपने 15 के साथ डिवाइड किया, आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। एक बार जब आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन होंगे और यहाँ पे आपको 2 साल गिवन है। ये गुडविल आपको 2 साल के लिए बेनिफिट देगी। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। जब आपके पास गुडविल की वैल्यूएशन आ गई तो अब आप नेट एसेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी गुडविल बैलेंस शीट में 2 लाख गिवन थी, लेकिन आपको इसको रीवैल्यू कर दिया आपने इसे, तो आप रीवैल्यूड अमाउंट पर इसे लेंगे, दैट इज 3,44,000। इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, करंट एसेट्स, ये सब आपके पास गिवन है। साथ ही साथ ये फिक्टिशियस एसेट्स भी गिवन है जिसको आपको इग्नोर करना होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख कर नील कर दिया है। और लाइबिलिटीज़ में आपके पास एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड है, कुछ करंट लाइबिलिटीज़ हैं, वर्कमैन का सेविंग फंड है, ये सब लोगों को हमने पेमेंट्स करनी है, लाइबिलिटीज़ हैं, इसे आप माइनस करेंगे एसेट्स में से, और जब आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं आपके पास नेट एसेट्स निकल के आएंगे। और क्योंकि यहाँ पे पार्टली पेड अप वाला कोई झंझट नहीं है तो आप नंबर ऑफ शेयर्स के साथ इसे डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्टेंट फिगर है दैट इज योर वैल्यू पर इक्विटी शेयर। Now this is your illustration 4, ये गलती से illustration 3 लिख दिया गया है, this is your illustration 4। इसमें आपके पास वही बैलेंस शीट गिवन है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है कि जो करंट एसेट्स हैं, कहाँ है करंट एसेट्स, ये रहे 1,48,000। इन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं जो कि 50,000 की कॉस्ट प्राइस पर थी, लेकिन आज उनकी वैल्यू 48,000 रह गई है। तो जो इन्वेस्टमेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं वो 50,000 पर इंक्लूडेड हैं, लेकिन आज उनकी वैल्यू सिर्फ 48,000 है। दैट मीन्स 2,000 से आपको करंट एसेट्स को कम करना होगा। दूसरी बात क्या गिवन है कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं वो भी करंट एसेट्स में ही इंक्लूडेड हैं, लेकिन वो डाउटफुल हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000। दैट मीन्स कि 5,000 रुपये ऐसा हो सकता है कि आपको वापस ना मिले, तो इसे हमें करंट एसेट्स में से माइनस करना होगा। तो एक तो हमें 2,000 को माइनस करना है, एक हमें 5,000 माइनस करना है करंट एसेट्स में से। तीसरी बात वो कह रहा है कि इन्वेंट्री एट द एंड डिड नॉट इंक्लूड अ रिटर्न। आपने किसी को सेल करी थी, किसी कस्टमर को सेल करी थी और उस व्यक्ति से आपको वो सेल का जो इन्वेंट्री थी वो वापस आ गई है। दैट मीन्स आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बढ़ गया है 5,700 से, लेकिन आपने इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो इन्वेंट्री क्योंकि बढ़ रही है तो आप इसको ऐड करेंगे 5,700 को,
सो 2000 को आप माइनस करेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट्स में डाउनफॉल है। डाउटफुल डेट्स को आप माइनस कर देंगे 5000 से, और जो इन्वेंट्री है उसको आप ऐड कर देंगे 5700 से। इसके अलावा डिबेंचर इंटरेस्ट 1 साल का हमने नहीं दिया, तो ये देना है हमें, लाइबिलिटीज में आएगा ये। प्रेफरेंस डिविडेंड पिछले 2 साल से एरियर में है, इसका क्या करेंगे आइए आगे देखते हैं। बाकी सभी एसेट्स को आपको बुक वैल्यू पर लेना है और आपको कैलकुलेशन करनी है शेयर्स की वैल्यू की अगर प्रेफरेंस शेयर्स की प्रायोरिटी है कैपिटल की पेमेंट के लिए भी और डिविडेंड की पेमेंट के लिए भी। देखिए प्रेफरेंस शेयर्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जब कंपनी बंद हो जाती है उस टाइम पे प्रेफरेंस शेयर्स को सिर्फ उनका कैपिटल का अमाउंट दिया जाएगा या फिर डिविडेंड के अमाउंट के लिए भी प्रायोरिटी मिलेगी। एक ये कैटेगरी होती है। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर्स की प्रायोरिटी ना कैपिटल के लिए है ना डिविडेंड के लिए है। जो ये कैटेगरी वाले प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, क्योंकि इनको इक्विटी शेयर्स के बराबर ही रखा जाता है, ना ही इनको कैपिटल के लिए इक्विटी शेयर्स से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ना ही इनको डिविडेंड के लिए प्रेफरेंस दी जाती है, तो एक तरह से ये इक्विटी शेयर्स के बराबर ही हो जाते हैं। थर्ड कैटेगरी होती है उन प्रेफरेंस शेयर्स की जिनको प्रायोरिटी है सिर्फ कैपिटल पेमेंट के लिए। कैपिटल पेमेंट क्या है? 2 लाख। सिर्फ कैपिटल पेमेंट के लिए प्रायोरिटी होती है, लेकिन इनको डिविडेंड के लिए प्रायोरिटी नहीं होती। और प्रेफरेंस शेयर्स ऐसी कैटेगरी वाले भी हो सकते हैं जिनको कैपिटल के लिए प्रायोरिटी नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ डिविडेंड के लिए प्रायोरिटी मिलती है। तो आपको इन सब केसेस में शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। तो देखिए ये सॉल्यूशन है इलस्ट्रेशन 4 का। सबसे पहले हमने नेट एसेट्स कैलकुलेट करने हैं, जिसमें कि फिक्स्ड एसेट्स लिए हमने आफ्टर डेप्रिसिएशन 4,90,000। करंट एसेट्स आपके पास 1,48,000 थे, जिसमें से 2,000 क्या है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डिक्लाइन कर गई हैं तो आप माइनस करोगे। डाउटफुल डेट्स हैं ये, इसे भी माइनस करेंगे, और सेल्स रिटर्न है इसे आप ऐड करेंगे इन्वेंट्री में। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है ताकि आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रहे। इसके अलावा शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अनरिटर्न डिस्काउंट है, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इसे आप इग्नोर कर दीजिए, निल ले लीजिए। लाइबिलिटीज में आपके पास जो डिबेंचर्स हैं उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, वो ले लिया हमने। ट्रेड पेएबल्स हैं 12% डिबेंचर्स हैं, ट्रेड पेएबल्स हैं, और ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है जो कि आउटस्टैंडिंग है। 60,000 का 12% 7200 इंटरेस्ट हमें डिबेंचर्स पर देना है। तो ये आपके पास नेट एसेट्स आ गए हैं 4,89,500। अब हमें कैलकुलेट करना है शेयर्स की वैल्यू। तो जब आपका क्वेश्चन साइलेंट है तो आप क्या करेंगे, आप नेट एसेट्स में से प्रेफरेंस कैपिटल और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे, जैसा कि हमने बिगिनिंग स्लाइड्स में डिस्कस किया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग पॉइंट्स गिवन है, तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करनी है, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनकी कैपिटल को लेकर भी प्रायोरिटी है और डिविडेंड को लेकर भी प्रायोरिटी है। तो ऐसे में आप इसे माइनस करेंगे, आप नॉर्मल तरीके से चलेंगे, आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी माइनस करेंगे और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को भी माइनस करेंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो नेट एसेट्स हैं आपके पास 4,89,500, जिसमें से आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि 2 लाख है उसे माइनस कर देंगे, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो 2 साल से एरियर में है, तो वो 2 साल का डिविडेंड भी आप उनको पे करेंगे, इसलिए इसको माइनस करेंगे 24,000 को। तो जो इक्विटी शेयर्स के लिए वैल्यू आई दैट इज 2,65,000, जिसमें से कि आपने कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दोनों माइनस करे हैं। तो आपके पास वैल्यू पर शेयर जब निकलेगी तो किस तरीके से 2,65,000 में से आप इक्विटी शेयर्स जो कि 30,000 हैं उन्हें डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू पर इक्विटी शेयर आ जाएगी। सेकेंड केस है जहां पे प्रेफरेंस शेयर्स को ना तो कैपिटल को लेकर प्रायोरिटी है ना ही डिविडेंड को लेकर प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर क्योंकि इनको प्रायोरिटी ही नहीं किसी चीज़ के लिए, बिल्कुल ये इक्विटी शेयर्स की तरह ही हो गए,
तो यहाँ पर ना आप कैपिटल माइनस करेंगे ना आप डिविडेंड माइनस करेंगे, आपके पास जो इक्विटी शेयर्स के लिए वैल्यू आई दैट विल बी सेम 4,89,500। लेकिन यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि ना सिर्फ आप इक्विटी शेयर्स के अमाउंट के साथ डिवाइड कर रहे हैं, बल्कि आप प्रेफरेंस शेयर्स का नंबर भी ले रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स भी तो इक्विटी शेयर्स जैसे ही हैं। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को ना ही कैपिटल को लेकर प्रायोरिटी है ना ही डिविडेंड को लेकर प्रायोरिटी है, तो प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स एक बराबर है। इसीलिए आप दोनों से डिवाइड करेंगे, दोनों के नंबर से डिवाइड करेंगे और आपके पास ये पर शेयर वैल्यू निकल के आएगी। नेक्स्ट आपका जो केस है दैट इज जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको सिर्फ कैपिटल को लेकर प्रायोरिटी है, तो आप सिर्फ कैपिटल को माइनस करेंगे। क्योंकि डिविडेंड को लेकर प्रायोरिटी नहीं है तो आप डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे, ये आपका वैल्यू आ गया इक्विटी शेयर्स के लिए। और पर इक्विटी शेयर वैल्यू में क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल को लेकर प्रायोरिटी थी तो प्रेफरेंस शेयर्स को आप इक्विटी शेयर्स के बराबर नहीं कर सकते, तो आप जो डिवाइड करेंगे वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स के नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। एंड लास्ट इज प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी है डिविडेंड, सिर्फ डिविडेंड को लेकर, कैपिटल को लेकर नहीं। सिंस कैपिटल को लेकर प्रायोरिटी नहीं है तो कैपिटल को माइनस नहीं करेंगे, आप सिर्फ डिविडेंड को माइनस करेंगे। और क्योंकि कैपिटल को लेकर प्रायोरिटी नहीं है तो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में प्रेफरेंस शेयर्स का नंबर भी लेंगे। तो जो पॉइंट बी और पॉइंट डी है इनको आपको बहुत ध्यान से करना है। जहाँ पर कैपिटल को लेकर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी नहीं होती, वहां पर आप डिनोमिनेटर में प्रेफरेंस शेयर्स को का नंबर भी इंक्लूड करते हैं। सो दिस वे आप वैल्यूएशन करते हैं शेयर्स की बाय यूजिंग नेट एसेट्स मेथड। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है अबाउट नेट एसेट्स मेथड। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे यील्ड मेथड के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।